हेलो एवरीवन, मैं वीनू वर्मा एक्सेल इन एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम तैयारी करते हैं यूजीसी नेट पेपर 1 पेपर 2 एजुकेशन की, और साथ में आपके यूपीएचईएससी जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एग्जाम होता है उसमें जीएस के पोर्शन को भी यहाँ पर कवर करवाया जाता है। तो यहाँ पर जो तैयारी हो रही है वो एडवर्टीजमेंट 51 के लिए है, जिसमें हम जीएस के पोर्शन को करेंगे। और आज की इस वीडियो में हम लोग कुछ पीवाईक्यूज प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को यहाँ डिस्कस करेंगे। तो जितने लोग भी यहाँ पर इस चैनल पे हैं, यहाँ के सदस्य हैं, उन सभी का इस चैनल पे स्वागत है। और अधिकतर लोगों को वीडियो मतलब शेयर किया करिए, ताकि जो है ज्यादा से ज्यादा तक लोगों तक पहुंचे और उनको भी ये कंटेंट मिल सके। ठीक है, तो मेरी ये कोशिश है कि मैं अपनी तरफ से पूरी आपकी तैयारी करवा सकूं। और आज के इस वीडियो में हम लोग पीवाईक्यूज करेंगे। ये 30 अक्टूबर 2021 का है, क्योंकि लेटेस्ट पैटर्न का मतलब क्वेश्चन पेपर है। इसके बाद तो अभी क्वेश्चन मतलब पेपर हुआ नहीं है, तो यहाँ के जो क्वेश्चंस हैं ये आपके लिए लेटेस्ट पैटर्न पे आधारित हैं। और इसी से मिलते जुलते हम और भी क्वेश्चंस करेंगे जो संभावित प्रश्न आपकी आगामी परीक्षा के लिए हो सकते हैं। ठीक है, तो सभी का चैनल पे स्वागत है, और टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और देखिए, ये जो पीवाईक्यूज हैं ये आपके 2021 के हैं, 30 अक्टूबर 2021 को। तो ये जो है प्रश्न आए हुए थे, इसमें देखिए आपको मैचिंग के क्वेश्चन भी मिलते हैं देखने को, जिसमें आपको लिस्ट 1 और लिस्ट 2 ऐसे दी रहती है। अब यहाँ पर देखिए आपको दिया है ऑप्शन में, लिस्ट 1 में दिया है जूट, चाय, रबड़ और गन्ना। तो इनके आपको यहाँ पर देना है कि किस सूची मतलब सूची सेकंड में किससे ये यहाँ जो है मेल खाते हैं, है ना, किसका उत्पादन कहाँ पर ज्यादा हो रहा है। जैसे कि जूट का पश्चिम बंगाल में होता है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे ये जो है पहला, यहाँ पर पहले नंबर पे। ठीक है, तो ये जूट हो जाता है। उसके बाद चाय आपको पता है यहाँ पर असम में है, और रबड़ आपका केरल में है, और उसके बाद गन्ना आपका उत्तर प्रदेश का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन यहाँ होता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इस तरह से क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको करना है। मैचिंग के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट आप देखो, यहाँ पर पूछ रहा है भारत में निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय है। अब देखिए यहाँ पर निकाय की बात पूछ रहा है, तो ये आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो भारत का निर्वाचन आयोग है, ये एक संवैधानिक निकाय है। इलेक्शनिक जो आपका ये संवैधानिक निकाय है, निर्वाचन आयोग, एक स्वतंत्र और स्थायी निकाय है। यहाँ पर क्या होता है, लोकसभा, राज्यसभा या राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव का संचालन किया जाता है। ठीक है, तो इसका जो अनुच्छेद है, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324, ठीक है, यहाँ पर इसको याद रखना है, इसके तहत स्थापित किया गया है। और इसका कार्य भी है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाना। ठीक है, आपको यहाँ पर कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि इसकी स्थापना कब हुई थी, है ना। तो जो आपका जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, भारत का निर्वाचन आयोग, इसकी स्थापना कब हुई थी ये आप लोग बताइएगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का आप लोग जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में। इससे क्या होगा कि आपको ना स्टैटिक जीके भी पता रहेगा, साथ में जो आपके करंट के भी सवाल बनते हैं तो वो भी आपको पता रहेंगे। नेक्स्ट आप क्वेश्चन देखो, यहाँ पे कह रहा है हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना और उसका परिरक्षण करना संविधान के किस भाग का एक हिस्सा है। अंडरस्टैंडिंग एंड प्रिजर्विंग आवर ग्लोरियस सोशियो कल्चरल ट्रेडिशन इन पार्ट ऑफ विच सेक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के किस भाग में आपको यहाँ पर सोशल कल्चरल ट्रेडिशन को संरक्षित मतलब इनकी परंपराओं को लागू रखने की बात कही गई है। तो इसमें देखिए ऑप्शन आपके हैं, संविधान की प्रस्तावना का, क्या प्रस्तावना में ये चीजें कही गई हैं, या राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में कहा गया है, मौलिक अधिकारों में कहा गया है, या मूल कर्तव्यों में कहा गया है। तो देखिए ये जो आपका यहाँ पे सामाजिक सांस्कृतिक मतलब परंपरा की बात की गई है, ये आपके मूल कर्तव्यों में है। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, इसके द्वारा 51 का या 51A ये आपका मूल कर्तव्यों से संबंधित है। ठीक है, तो इसमें ये 51A के तहत आता है। इसमें नागरिकों के कर्तव्यों का वर्णन है, इसी में सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण का भी उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो मूल जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, ये आपको पूरा मैं कवर करवाऊंगी। ठीक है, तो अभी हम क्वेश्चंस के पैटर्न देख रहे हैं, और इसी के अकॉर्डिंग आपको और भी आगे क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगी। तो अभी हम इस वीडियो में आपके पूरे 30 क्वेश्चंस नहीं करेंगे। इस डेट के जो 30 अक्टूबर का जो क्वेश्चन पेपर है, इसके मैं पूरे आपको 30 क्वेश्चन नहीं कराऊंगी, क्योंकि हम यहाँ पर करीब 15 क्वेश्चन हम यहाँ पर इसके करेंगे पीवाईक्यूज के, और फिर मिलते जुलते जो और क्वेश्चन एक्सपेक्टेड संभावित जो प्रश्न हैं वो यहाँ पर हम आगे करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं इस तरह से इस सीरीज को आपको ऐसे दूंगी। अगर आप लोग को ये पसंद आता है इस तरह का पैटर्न कि आपको क्वेश्चन के साथ साथ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी करवाए जाएं,
कि संभावित प्रश्न अब के हिसाब से कैसे बन सकते हैं। तो आप अपनी राय भी जरूर दीजिए, आप अपने सुझाव दे सकते हैं, ठीक है। तो आपने सजेशन आप जरूर दीजिएगा कि आपको ये सीरीज पसंद आई कि नहीं आई, ठीक है। बाकी फिर जैसा होगा मैं आपको फिर जैसा आप लोग कहेंगे वैसा कर दिया जाएगा। नेक्स्ट आप देखो यहाँ पर है, किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने संप्रेषित किया कि मूल अधिकारों तथा नीति निर्देशक तत्वों के बीच सामंजस्य और संतुलन की बात की गई है, कि हार्मोनी और बैलेंस की बात की गई है, संविधान के आधारभूत ढांचे का एक आवश्यक लक्षण है। तो किसमें कहा गया था, हार्मोनी और बैलेंस की बात बिटवीन द फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, ठीक है, मूल अधिकारों नीति निर्देशक तत्वों के बीच। तो ये आपका कहा गया था मिनर्वा मिल्स मतलब बनाम भारत संघ के बीच में, ठीक है, यहाँ पर इसमें कहा गया था। और इसके बारे में डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे ही, थ्योरी क्लासेस में पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो हिंदी में बात कर लेते हैं, यहाँ पर देखिए इसमें जो आधारभूत ढांचा था वो आपका, इसके सिद्धांत जो है वो आया था केशवानंद भारती मामले से आया था, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए कि क्या था, किस थ्योरी में क्या, किस प्रिंसिपल में क्या चीज कही गई है। नेक्स्ट आप देखो यहाँ पर है, बॉम्बे गोल्ड कप का संबंध किस खेल से है, ये आपका हॉकी से संबंधित है ना। खेल से भी सवाल आपके काफी बनते हैं, करंट से संबंधित सवाल, या आगामी जो आने वाली जो मतलब समय है 2025 में किस तरह से कैसे आयोजन होगा, इनसे संबंधित सवाल आपको पढ़ने जरूर हैं। तो देखिए हॉकी से संबंधित और कौन कौन सी ट्रॉफी होती हैं, तो इसमें आपके आगा खां कप, रंगास्वामी कप, इंदिरा गांधी गोल्ड कप और ध्यानचंद कप, ये सारी आपके हॉकी से संबंधित है, ठीक है। तो जो भी रिलेटेड चीजें हैं वो भी पता होनी चाहिए। तो अभी तो हम, क्योंकि PYQs में ही फिर आपका मैं ज्यादा डिटेल ले जाऊंगी, इसलिए अभी मैं आपको थोड़ा थोड़ा डिस्क्रिप्शन इसका दे रही हूँ, लेकिन ये सारी चीजें हम थ्योरी में कवर कर लेंगे पूरी, है ना। बाकी वीडियोज में आप लोग देख लीजिएगा, मैंने कुछ एक वीडियोज बना रखी है, तो उसमें आपको प्लेलिस्ट में सारी मिल जाएंगी और अपडेट भी कर दी जाएंगी जो भी अभी बाकी है। नेक्स्ट आप देखो, पित्ताशय में उपस्थित जो गॉल ब्लैडर है, इसमें उपस्थित स्टोन, पथरी निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रभावित करती है। अब इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। तो गॉल ब्लैडर में देखिए जो स्टोन होती है ना, वो फैट को इफेक्ट करती है, वसा जिसको कह सकते हैं, ठीक है। तो गॉल ब्लैडर में जो मतलब यहाँ पर क्या होता है, पित्ताशय जिसको बोलते हैं, इसमें पित्त का मतलब एक जो है यहाँ पर स्टोर किया जाता है बाइल, ठीक है, मतलब पित्त का यहाँ पे स्टोरेज होता है। और इसी गॉल ब्लैडर के अंदर पित्त अवयवों के मतलब यहाँ पर जो क्रिस्टलाइन जो है यहाँ डिपॉजिट्स हो जाते हैं, ठीक है, बाइल कंपोनेंट्स। तो यही जो है पथरी का रूप, मतलब कोई भी अगर छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, अगर इस तरह से यहाँ पे जो है ये सारे कंडेंस हो जाते हैं ना, तो यही स्टोन्स का रूप ले लेते हैं, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है कि जो गॉल ब्लैडर में स्टोन होता है, इसलिए आपको कहा जाता है कि खाने के बीच में पानी मत पीजिए, है ना, कुछ देर रुकने के बाद पीजिए। तो ये सारी चीजें इसीलिए हैं कि ठंडा गर्म, है ना, या कुछ जो आप आजकल बहुत कच्ची चीजें ऐसे खा लेते हैं, है ना, पिज्जा बर्गर ये सब चीजों में, तो इसीलिए कहा जाता है कि मतलब या तो पूरा फुली मतलब पका हुआ सामान हो, तो वो उससे क्या होता है, पाचन डाइजेशन अच्छा होता है और ये स्टोन बनने की संभावना कम हो जाती है, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन था, और यही जो है वसा युक्त भोजन के पाचन में समस्या उत्पन्न करती है, ठीक है। तो जो पित्त की स्टोन होती है ना गॉल ब्लैडर की, यही हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करती है। नेक्स्ट आप देखो यहाँ पर क्वेश्चन है, समृद्धि एक्सप्रेस का संबंध किस राज्य से है। ऐसे क्वेश्चन आपके स्टेट में से पूछे जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन आए भी हैं। तो ये आपका किससे है, महाराष्ट्र से संबंधित है। ये क्या है, महाराष्ट्र राज्य की एक महत्वपूर्ण परियोजना है जो नागपुर और मुंबई के बीच एक उच्च गति वाले एक्सप्रेसवे का निर्माण कर रही है। और अभी जितने भी आपके एक्सप्रेसवे हैं उनको मैं यहाँ पर जो है आपको अगली वीडियो में दूंगी, ठीक है। इसमें तो नहीं मैंने लिया है, लेकिन अगली वीडियो में जितने भी बन चुके हैं और जो संभावित हैं वो सारे यहाँ पर लिए जाएंगे, ठीक है। तो क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बन रहे हैं तो इस तरह के ही पैटर्न को हम फॉलो करेंगे। अब देखिए इसमें पढ़ लीजिए, यहाँ पर है, ये 701 किलोमीटर लंबे राज्य के 10 जिलों से होकर गुजरता है। तो ये जो है इकोनॉमिक को बढ़ाने के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो महाराष्ट्र के लिए ये इंपॉर्टेंट है। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने अंकुर योजना का प्रावधान किया था। तो ये MP से संबंधित है ना। MP में किससे संबंधित था, ये पर्यावरण की सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए और जो नागरिक हैं वहां के उनको पौधारोपण के लिए उनको मोटिवेट करना। इस योजना के तहत पौधारोपण करने वाले नागरिकों को प्राण वायु पुरस्कार से सम्मानित किया जाता था, ठीक है। तो ये अंकुर स्कीम है। और ऐसे ही जो भी स्कीम्स हैं, चाहे यूपी की हो, यूपी की तो आपको सारी ही पढ़नी है क्योंकि UPSC का एग्जाम ही हम देंगे। तो यहाँ पे यूपी की जो भी स्कीम्स हैं, संबंधित जो भी और भी जो स्कीम्स हैं, वो सारे जो है आपको मैं यहाँ पर कवर कराऊंगी, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन, वीडियो को अभी तक नहीं लाइक किया तो लाइक जरूर कर दीजिए क्योंकि आप लोग लाइक नहीं करते हैं, देखने वाले तो बहुत रहते हैं। नेक्स्ट आप देखो,
पुस्तक के लेखकों के नाम भी आपसे पूछे जाते हैं। पर्सनैलिटी से, व्यक्तित्व, चर्चित व्यक्तित्व से भी सवाल आपके बनते हैं। तो देखिए द विनिंग सिक्सर पुस्तक के लेखक कौन है? तो W.V. रमन, ठीक है, ये जो है इसके ऑथर हैं। और ये कौन है? ये पूर्व भारतीय क्रिकेटर हैं और भारतीय महिला टीम मतलब ये जो है ये कोच रह चुके हैं W.V. रमन ने। इन्होंने ही पुस्तक लिखी थी द विनिंग सिक्सर, ठीक है। इसमें खेल के क्षेत्र में नेतृत्व के महत्व पर बल दिया गया है, ठीक है, लीडरशिप की बात की गई है यहाँ पर। नेक्स्ट देखो आप क्वेश्चन, सांख्यिकी, स्टैट्स की बात हो रही है। व्यक्ति की आयु एक प्रकार का वेरिएबल है। स्टैट्स में रिसर्च एप्टीट्यूड में सवाल पूछा गया है, वेरिएबल की बात है। वेरिएबल में आपने पढ़े हैं कंटिन्यूअस, डिस्क्रीट वेरिएबल। तो व्यक्ति की आयु किस प्रकार का होगा? कंटिन्यूअस वेरिएबल है। कंटिन्यूअस और डिस्क्रीट में फर्क है ना। कंटिन्यूअस जिसके मान जो है अनलिमिटेड, जो भी लिमिट्स होती है वहां तक ले जा सकते हैं, जैसे कि एज है, आप दिन, महीने, साल, है ना, ऐसे लिख सकते हो, बता सकते हो। टाइम भी मिली सेकेंड, माइक्रो सेकेंड, बहुत मतलब बहुत माइन्यूट तक आप जा सकते हो, है ना। टेम्परेचर, तो ये सारी चीजें क्या है? कंटिन्यूअस वेरिएबल, जो डेसिमल के पॉइंट तक भी हम कंसीडर कर सकते हैं। डिस्क्रीट वैल्यू क्या होती है? डिस्क्रीट वैल्यूज में जो डिस्क्रीट वेरिएबल्स होते हैं, मतलब सतत और असतत की बात हो रही है। तो डिस्क्रीट जिनको असतत कहते हैं, ये आपके निश्चित और सीमित होते हैं। जैसे कि कहीं पे हम कहें कि एक क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, तो सदस्यों की संख्या तो डेसिमल में नहीं बताएंगे ना, ये तो पूर्णांक में होगा। तो इस तरह से ये डिस्क्रीट वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आप देखो, यहाँ पर इस तरह के सवाल भी पूछे हैं। यदि आपका वेरिएंस 4 है तो मानक विचलन, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा? तो अंडर रूट करके निकाला जाएगा। और ये आपका इस तरह से मानक स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस का वर्गमूल होता है, रूट स्क्वायर निकालना होता है। तो ये आपका 2 आंसर आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण व्यवहार में सुधार के लिए प्रयोग किया जाता है? तो आपका टीचिंग बिहेवियर को मॉडिफाई करने के लिए यहाँ पर यूज करते हैं हम माइक्रो टीचिंग, ठीक है। माइक्रो टीचिंग आपने B.Ed M.Ed कर रखा है, जरूर पता होगा। माइक्रो टीचिंग सभी ने की होगी अपनी टीचिंग ट्रेनिंग के दौरान, है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, माइक्रो टीचिंग में कुछ चीजें हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगी। देखिए माइक्रो टीचिंग क्या होता है, यहाँ पर जो भी छात्र अध्यापक जिनको कहते हैं ना, प्यूपिल टीचर्स, जो कि ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, तो उनके लिए ये करवाया जाता है और टीचिंग स्किल्स को बेहतर बनाने के लिए। और इसमें होता क्या है कि यहाँ पर जो आपकी माइक्रो टीचिंग होती है, इसमें किसी एक स्किल को उसके ऊपर ही फोकस किया जाता है, कुछ ही मिनट की होती है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, सूक्ष्म शिक्षण में छात्र और अध्यापक द्वारा जो त्रुटियां शिक्षण में की गई हैं उनको दूर करने का अवसर मिलता है ना। अब यहाँ पर जो पूछा जाता है क्वेश्चन क्या बनता है, यह आपका बनता है कि जो NCERT ने भारतीय शिक्षण प्रतिमान, इसमें जो माइक्रो टीचिंग की जो स्टेजेस बताई गई थी वो किस तरह की हैं और कौन कौन सी हैं, कितने मिनट्स की हैं, तो वो जानना जरूरी होता है। यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो देखिए सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान में जो NCERT द्वारा दी गई है, इसमें जो टाइम पीरियड है वो 36 मिनट का है, ठीक है। और इसका जो समय विभाजन है आप यहाँ पर देखो इस तरह से दिया है, जिसमें कि आपका टीचिंग पहले नंबर पे आएगा, ये फर्स्ट नंबर पे 6 मिनट की टीचिंग है। फिर आपको फीडबैक मिलेगा, ये भी दूसरे नंबर का स्टेज हो जाता है, 6 मिनट का ही है। फिर पुनः पाठ योजना, ठीक है, ये आपका तीसरा स्टेज हो जाता है 12 मिनट का, ठीक है। तो 6 फिर 12, फिर पुनः शिक्षा, रीटीच आपको करना है, ये आपका चौथा। फिर पुनः प्रतिपुष्टि और फिर योजना, फिर प्लानिंग करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो पुनः पाठ योजना ये आपकी 12 मिनट की होगी खाली, बाकी सारे 6 मिनट के हैं, ठीक है। तो पुनः शिक्षण भी 6 मिनट का हो गया। और फिर री फीडबैक जो आपको मिलता है, फीडबैक मतलब जो स्टूडेंट की तरफ से हमको रिस्पॉन्स मिल रहा है, ठीक है, तो ये 6 मिनट का। तो संपूर्ण कितना हो गया, 36 मिनट का। तो ये है आपका जो भारतीय प्रतिमान के अनुसार है, ठीक है। बाकी सबके अलग अलग हैं। नेक्स्ट आप देखो, अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है जो हम एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के रूप में ले सकते हैं कि आपको करंट अफेयर से सवाल कैसे पूछे जा सकते हैं। इसमें देखिए, इसमें कह रहा है हाल ही में किस संस्थान ने निवेशकों के लिए जो जटिल वित्तीय अवधारणाओं को, जो भी यहाँ पर फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो कि बहुत कॉम्प्लेक्स रूप में होते हैं, इनको सरल बनाने के लिए मोबाइल ऐप सारथी 2.0 लॉन्च किया है। तो इसमें कह रहा है किस संस्थान ने किया है, तो ये किया है आपका सेबी, ठीक है, SEBI, सेबी। इसका फुल फॉर्म जरूर पता होना चाहिए, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है, ये फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा। इकोनॉमिक्स से सवाल बनते हैं तो करंट के सवाल भी पूछे जा सकते हैं। कुछ आपके जो स्टैटिक से बनते हैं और कुछ आपके करंट के भी सवाल पूछे जाते हैं। आने 5 ही क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी पढ़ना इतना सारा है ना। तो यहाँ पर देखिए, ये जो है इसका फुल फॉर्म है द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया लॉन्च द सारथी मोबाइल ऐप, है ना। क्या है ये? एक मोबाइल एप्लीकेशन है
जिसकी जो डिजाइनिंग है वो ऐसी की गई है कि इसमें कैलकुलेशन इजी हो, एजुकेशनल मॉड्यूल हो और कुछ आपके जो टूल्स यूज करे जाते हैं, मतलब जो कि फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट को मतलब यहाँ पर इजी बनाते हैं, उनकी सारी सुविधाएं इसमें अवेलेबल हैं। ठीक है, तो ये क्या करता है, एक इजी वे यहाँ पर प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट, विश्व पर्यावरण दिवस 2024 का विषय क्या था? तो इसमें इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। यहाँ पर देखिए, इसका जो था यहाँ पर विषय था, थीम मतलब पूछ रहा है, भूमि पुनर्स्थापन, मरुस्थलीकरण और सूखे से बचाव। ठीक है, तो लैंड रिस्टोरेशन, डिसर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट प्रिवेंशन, ये आपका इसका थीम था। इस थीम को बनाने का मतलब था, यहाँ पर देखिए जो ये थीम थी, ये जो भी इकोसिस्टम का जो पार्ट है जो कि डैमेज हो रहा है या डिस्ट्रॉय हो रहा है, इसको ठीक करने और ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी हो यहाँ पर, मतलब चीज़ों को आसान बनाया जा सके, उनको डैमेज होने से बचाया जा सके, इसकी ज़रूरत पर प्रकाश डाला गया है। ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस पता है 5 जून को ही मनाया जाता है। कहीं कहीं पे वर्ल्ड इकोनॉमिक डे, WED आपको ऐसे लिखा हुआ मिलता है ना, तो ये हो गया। और यहाँ पर जो विश्व मतलब पहला विश्व पर्यावरण दिवस था वो कब से कैसे स्टार्ट हुआ था? तो देखिए, जो मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन हुआ था, ये 5 जून 1972, ठीक है, ये 5 जून 1972 को स्टॉकहोम स्वीडन में आयोजित किया गया था, एक सम्मेलन था। तब से पहली बार जो 5 जून था 1973 को मनाया गया, मतलब तब से ये कंटिन्यूअस स्टार्ट हो गया। तो जो पहला मना था वो 1972 के बाद, मतलब 1973, यहाँ पर 1973 में जो भी आयोजन हुआ, ये पहले विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में था। ठीक है, तो ऑप्शन में जैसा भी दिया हो आपको वैसे टिक मार्क करना है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, 5 जून 2024 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस अभियान की शुरुआत की थी, है ना? तो इसमें जो था ये था आपका एक पेड़ माँ के नाम, है ना? तो यहाँ पर पेड़ लगाने का जो ये था, मतलब कैंपेन था, इसको चलाया गया था। ठीक है, तो सभी ने लगाया भी होगा इस तरह से। देखिए नेक्स्ट आप देखो, क्वेश्चन है, किस राज्य ने 12 जून 2024 को मुख्यमंत्री मन्नुयिर काथु मन्नुयिर कापोम योजना शुरू की? तो देखिए, इसका तो नाम भी बड़ा अजीब सा है ना, लेकिन ये जो योजना थी तमिलनाडु राज्य ने स्टार्ट की थी। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री थे, यहाँ ये थे MK स्टालिन, है ना? तो इन्होंने, इसके बारे में यहाँ देख लेते हैं। तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने किसानों को हरी खाद के बीज डिस्ट्रीब्यूट करके मिट्टी की फर्टिलिटी, उर्वरता को बनाए रखने के लिए मुख्यमंत्री मन्नुयिर काथु मन्नुयिर कापोम ये योजना शुरुआत की थी। ठीक है, तो ये हो जाता है आपके जो कुछ क्वेश्चन थे, और इनके जो खास खास चीजें थी वो मैंने आपको बता दी हैं, है ना? वीडियो को अभी तक नहीं आपने लाइक किया ही नहीं होगा तो लाइक जरूर कर दीजिए। नेक्स्ट आप देखो, क्योंकि खेल से भी आपके स्पोर्ट्स से भी काफी क्वेश्चन बनने हैं, तो यहाँ पर देखिए, भारत वर्ष 2025 में किस अंतर्राष्ट्रीय हॉकी प्रतियोगिता की मेजबानी करेगा? तो अब देखिए 2025 आने वाला है, तो इसमें क्या प्लानिंग है? तो ये देखिए, जूनियर हॉकी विश्व कप, ठीक है, यहाँ पर इसकी जो है होस्टिंग करेगा। इसमें देखिए, भारत दिसंबर 2025 में पुरुषों के जूनियर हॉकी विश्व कप की मेजबानी करेगा। इस आयोजन में पहली बार कुल 24 टीमें हिस्सा लेंगी। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय संघों को सशक्त बनाना और खेल में डाइवर्सिटी को बढ़ाना, विविधता को बढ़ाना। ठीक है, तो ये इसका मुख्य उद्देश्य है। तो इस तरह से जूनियर हॉकी विश्व कप की मेजबानी करेगा, है ना? तो इस तरह के जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछे जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये सीरीज आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो आप अपने सुझाव जरूर दीजिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए जो भी आपसे जुड़े हुए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि ऐसे ही कंटेंट मैं यहाँ पर आपको प्रोवाइड करूँगी। बाकी वीडियोज़ भी आप लोग देख लीजिए। तो इतना यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और अब मैं वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।